हेलो गाइस, मैं डॉक्टर JL शर्मा SBN ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और हमने पूर्व के वीडियो में हमने देखा एस्किमो जनजाति और बुशमैन जनजाति के बारे में अध्ययन किया था। आज हम भील जनजाति के बारे में है वह पढ़ते हैं। बोर्ड क्लासेज में जो एक ठंडे प्रदेशों में और एक मरुस्थलीय प्रदेशों में एक मानसूनी प्रदेशों में रहने वाली जनजातियों को सिलेबस में स्थान दिया गया है और इसी में है वह मानसूनी प्रदेश में निवास करने वाले लोगों के अंदर भील जनजाति एक प्रमुख जनजाति है। राजस्थान में भी अधिकांशतः भाग में रहते हैं, तो इस वजह से भी है यह जनजाति है वह काफ़ी प्रसिद्ध है, फेमस है। भील जनजाति के बारे में अगर हम देखें तो भारत में सबसे बड़ी जनजातियों में सबसे बड़ा जनजातीय समूह में संथाल जनजाति सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। उसके बाद में गोंड जनजाति है और तीसरे नंबर पर है वह भील जनजाति का क्षेत्र आता है। तो भील जनजाति के अंदर शुरुआत से अगर अपन देखें तो भील जनजाति, भील शब्द की उत्पत्ति वह द्रविड़ भाषा के बीलू शब्द से हुई है। द्रविड़ भाषा के बीलू शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है तीरंदाज। तीरंदाज अर्थात ये तीर चलाने में अच्छे माहिर होते हैं, इस कारण से इनको बीलू के नाम से है वह पुकारा जाता था। द्रविड़ लोग भारत की प्राचीनतम प्रजातियों में से एक है, इस कारण से यह भी जनजाति प्राचीनतम प्रजातियों में से एक होने के कारण उनके अंदर उनकी जो भाषा थी, द्रविड़ भाषा थी, उसमें बीलू शब्द के रूप में इनको संबोधित किया जाता था और इसी से है वह अपभ्रंश होकर के भील शब्द की उत्पत्ति हुई। वैसे भील है वह काफ़ी पुरानी प्रजातियों में से एक है। इसके जो स्वरूप हैं, पुराने स्वरूप हैं, वो काफ़ी लंबे समय तक है वह देखने को मिलते हैं। जैसे शुरुआत अपन करते हैं रामायण से। रामायण काल के अंदर भी इसका है वह रूप देखने को मिलता है। रामायण काल के अंदर जैसे सबरी नामक एक भीलनी थी। जब राम वन के में गए तो सबरी ने है वह झाड़ियों से तोड़ करके जो बेर थे, झाड़ियों के बेर थे, वह झूठे बेर श्री राम जी को है वह खिलाए। तो वहाँ पर भी इनका प्रसंग आता है। और भी अगर इससे भी पुराना रूप देखें तो भगवान महादेव का एक वन में रहने वाला है वह निषाद राज था, जिन्होंने है वह भगवान महादेव के बैल नंदी को मार दिया था और उस नंदी को मार देने के कारण है वह भगवान महादेव ने इनको श्राप दे करके और पर्वतीय भागों में जाकर के बसने के लिए है वह भेज दिया था, गुस्से में आकर के। तो इस वजह से भी यह प्रतिरूप देखने को मिलता है। इसके अलावा महाभारत काल के अंदर, महाभारत काल में इनका स्वरूप आता है, जहाँ पर एकलव्य वह एक भील के रूप में ही था, जिसने गुरु द्रोणाचार्य से है वह शिक्षा के रूप में है वह इसका प्रसंग आता है। गुरु द्रोणाचार्य ने इनको शिक्षा के लिए मना कर दिया था और फिर इनका अंगूठा भी है वह ले लिया था, उनकी प्रतिमा बना करके उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। तो ऐसे भी यह प्रसंग आता है। मेरा ये कहना है कि काफ़ी पुराने समय से भील जनजातियों का है वह स्वरूप भारत में देखने को मिलता है। इसके बाद में अगर हम देखें तो जो पुराना रूप है उसमें भी इनका स्वरूप देखने को मिलता है। जब कर्नल जेम्स टॉड, जिन्होंने राजस्थान का पार्ट है वह लिखा, राजस्थान के बारे में एंटिक्विटीज ऑफ एनाल्स ऑफ द एंटिक्विटीज के नाम से है वह पुस्तक लिखी थी। तो उस पुस्तक में भी इनको गिरिजन कहा था। गिरिजन यानी कि भील वो लोग हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, जनजातीय रूप में है वह रहते हैं, दुर्गम भागों में निवास करने वाली है यह जनजाति है वह पाई जाती है। पुराने स्वरूप में ही अगर अपन देखें तो इनके अलग अलग स्वरूप थे। जैसे अलग अलग क्षेत्रों में इनके राज्य भी थे, शासन भी थे। जैसे कोटा के अंदर कोटिया भील का शासन था,
कोटिया भील का शासन था, इस कारण से उसका नाम कोटा पड़ा। वैसे ही डूंगरपुर के अंदर डगारिया भील का शासन था, इस कारण से है वह उसका नाम डूंगरपुर पड़ा। बांसवाड़ा के अंदर बांसिया भील था, उसके कारण है वह बांसवाड़ा नाम है वह पड़ा। तो इस तरह से भी है वह इनका है वह कई क्षेत्रों के अंदर शासक रूप में भी है वह रहे हुए हैं। इस जनजाति है वह ऐसे यह जनजाति है वह भील जनजाति का रूप है, मुख्य रूप से तीरंदाज के रूप में मानी जाती है। और आधुनिक समय में अभी यह ऐसे प्रसंग सामने आते हैं जिसके अंदर ये तीरंदाज है वह होने का प्रमाण है वह प्रस्तुत करते हैं। जैसे वर्तमान समय में राजस्थान के अंदर जसपाल सिंह राणा है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, वह कई खेलकूद प्रतियोगिताओं में तीरंदाजी में है वह पदक हासिल, विश्व स्तर पर है वह पदक हासिल किए हैं। तो इस तरह से है यह जनजाति इन भागों में निवास करती है। फर्स्ट बात करें इनके निवास क्षेत्र। निवास क्षेत्रों में अगर हम देखें तो ज़्यादातर ये अधिकांशतः अरावली पर्वतीय क्षेत्रों में है, ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अरावली पर्वतीय क्षेत्र हैं, विंध्याचल पर्वतमाला है और अपने यहाँ पर राजस्थान में विंध्यन कगार भूमि है। इन भागों में ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। फिर भी अलग अलग क्षेत्रों में देखें तो ये 3 राज्यों में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। प्रमुख रूप से राजस्थान, और राजस्थान के अंदर जो दक्षिणी भाग है, पठारी भाग है, कोटा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, यह है वह प्रमुख। चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बारां, झालावाड़, इन भागों के अंदर ये भील लोग पठारी भागों के अंदर निवास करते हैं। यह राजस्थान का पार्ट है। इसमें कुछ है वह मध्य प्रदेश का भाग है। दूसरा जो भाग है वह मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के अंदर जो राजस्थान से लगते हुए भाग हैं, यही मालवा का पठार है। तो मालवा के पठार पर राजस्थान से लगते हुए भाग हैं। इन भागों के अंदर झाबुआ जिला है, एक तो झाबुआ जिला और रतलाम जिला, झाबुआ व रतलाम, इन जिलों के अंदर ये निवास करते हैं। तीसरा प्रमुख है वह क्षेत्र है वह है गुजरात में। गुजरात के अंदर पंचमहल का है वह क्षेत्र है। पंचमहल और बड़ोदरा का क्षेत्र है। बड़ोदरा ये गुजरात में है वह निवास करते हैं। और चौथा प्रमुख क्षेत्र है वह है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद है, औरंगाबाद और दूसरा है वह अहमदनगर। इनके अंदर है ये लोग निवास करते हैं। मुख्य रूप से यह पूरा का पूरा निवास क्षेत्र है वह मालवा का पठारी भाग है, जो इन चारों राज्यों के अंदर फैला हुआ है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, इसके अलावा गुजरात और ये है वह महाराष्ट्र। चारों भागों के अंदर है वह फैला हुआ है। इस क्षेत्र में ये लोग निवास करते हैं। बात करते हैं इनका भौगोलिक वातावरण की बात करें तो ये पठारी भाग है। पठारी भाग होने के साथ साथ में यहाँ पर चंबल, माही व उसकी सहायक नदियों के द्वारा काट करके इस क्षेत्र को उबड़ खाबड़ भागों में बदल दिया गया है, जहाँ पर बहुत सारी नदियाँ, जैसे मुख्य नदी, उसकी सहायक नदी, उनकी उप सहायक नदी, उनके भी उप क्षेत्र, इस क्षेत्र को है वह गहरे उबड़ खाबड़ भागों में, नदी नालों में परिवर्तित कर देते हैं। इसको भारत में बीहड़ भूमि के नाम से जाना जाता है, बीहड़ प्रदेश कहते हैं। और इन बीहड़ भागों के अंदर यह जनजाति है वह पाई जाती है। औसतन वर्षा इन भागों में 100 सेंटीमीटर तक है वह बारिश होती है। 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तापमान लगभग 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक है वह तापमान है वह पाया जाता है। इस कारण से उष्ण प्रदेश है। यहाँ की जो जलवायु है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। 6 माह में है वह दक्षिणी पश्चिमी मानसून से यहाँ पर है वह वर्षा होती है। 6 महीने शुष्क दिनों के होते हैं। इस कारण से ये घने उबड़ खाबड़ और
घने जंगली क्षेत्रों से है वह पाए जाते हैं। तो जंगली क्षेत्र भी बहुत सारे पाए जाते हैं और उबड़ खाबड़ प्रदेश भी है वह खूब सारे देखने को मिलते हैं। ऐसा यहाँ का वातावरण है। ऐसे वातावरण में अनेक प्रकार के जानवर जीव जंतु देखने को मिलते हैं। ऐसे कठोर वातावरण में यह जनजाति वातावरण को बिना नुकसान पहुंचाए उसके साथ समायोजन करके है वह निवास करती है। बात करते हैं अपन इनके शारीरिक लक्षण। शारीरिक लक्षण प्राचीनतम प्रजाति और प्राचीनतम प्रजाति होने के कारण पुरानी प्रजातियों के लक्षण इनमें देखने को मिलते हैं। जैसे गहरा काला रंग इनका पाया जाता है, आंखें धसी हुई आंखें होती हैं और लाल रंग की आंखें होती हैं, मध्यम कद होता है लेकिन सुडौल शरीर होता है, शरीर से हष्ट पुष्ट होते सुडौलता है वह देखने को मिलती है। नीचे का जबड़ा है वह बाहर निकला हुआ होता है। ऐसी पुरानी प्रजातियाँ। नाक थोड़ी छोटी होती है, चौड़ाई लिए हुई होती है। नाक है वह इसकी चौड़ाई लिए हुई इस तरह से होती है और जबड़ा होता है वह सामान्य मानव का नीचे वाला जबड़ा इस तरह से बाहर की साइड में निकला हुआ होता है। नीचे वाला जो जबड़ा है वह बाहर निकला हुआ होता है। ये प्रकृति प्रेमी भी होते हैं, ईमानदार होते हैं और ईमानदार होने के साथ साथ में साहसी होते हैं, निडर होते हैं, निडर और हर तरह के संकटों का सामना करने वाली जनजाति है वह पाई जाती है। तो ऐसे इनके शारीरिक लक्षण देखने को पाए जाते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है इनके अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था में मुख्य स्वरूप है ये लोग कृषि कार्य करते हैं। वैसे तो पुराने समय में अच्छे तीरंदाजी थे, ये शिकारी थे, शिकार करते थे, लेकिन स्वतंत्रता के बाद 1947 में जब देश स्वतंत्र हुआ तो यहाँ पर वन्य जीवों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। इस कारण से ये लोग हैं वह मुख्य रूप से कृषि कार्यों में शामिल हो गए। कृषि कार्य भी मुख्यतः ये लोग स्थानांतरित कृषि करते हैं, स्थानांतरणशील कृषि करते हैं, स्थानांतरणशील कृषि करते हैं। अब स्थानांतरणशील कृषि को ये विशेष रूप से इन भागों में की जाती है और जिस तरह से जंगल खूब सारे होते हैं तो ये लोग स्थान का चयन करते हैं, फिर जंगलों को है वह काट देते हैं, साफ कर देते हैं। साफ करने के बाद में जैसे ही पेड़ थोड़े सूखते हैं उनमें आग लगा देते हैं। आग लगाने के बाद में जब राख हो जाती है तो राख होने के बाद में वो जमीन को खुरचते हैं। जमीन और राख दोनों को है वे मिक्स करते हैं। फावड़ा, खुरपी, कुदाल इनकी सहायता से ये लोग है वह जमीन खुरच करके बीज बिखेर देते हैं। बीज बिखेरने के बाद में अपने जो ग्रामीण क्षेत्र के नॉर्मल कार्य हैं उनमें लग जाते हैं। खेत पर ध्यान कम दिया जाता है। उसके बाद में है वह महीने 2 महीने के बाद में फिर फसल काटने के लिए ये लोग जाते हैं, वहाँ पर फसल काट करके ले आते हैं। कोई जंगली जानवर इनका खा जाते हैं या फिर उसमें खाद का उपयोग नहीं करते, सिंचाई का उपयोग नहीं करते। इस वजह से उत्पादन कम होता है और उत्पादन कम होता है, उसी उत्पादन को घर पर है वे ले आते हैं। उसके बाद में 1-2 साल तक इसी प्रकार से खेती करेंगे और उसके बाद में उस खेत को छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पर वैसे ही जंगल जला करके खेती करते हैं और उस जंगल जलाकर कृषि करते हैं, उसको है स्थानांतरणशील कृषि करते हैं। ऐसे खेत बदल बदल करके की जाने वाली कृषि स्थानांतरणशील कृषि कहलाती है। यह 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। यदि ये पहाड़ी भागों में करते हैं तो इसको चिमाता कहते हैं, चिमाता कहा जाता है, और अगर मैदानी भागों में करते हैं तब इसको है वह दजिया कृषि के नाम से पुकारा जाता है, दजिया कृषि कहते हैं। ये दोनों प्रकार की कृषि है वह यहाँ पर की जाती है। दोनों का ही नाम स्थानांतरणशील कृषि है, केवल क्षेत्र के आधार पर इसका नाम है। जैसे पहाड़ी भाग चोटियों के ऊपर अगर कृषि करते हैं तो उसको चिमाता कृषि कहते हैं और मैदानी भाग में करते हैं तब इसको दजिया कृषि के नाम से जाना जाता है। ये स्थानांतरणशील कृषि है वह कहलाती है। इसके कारण जंगल भी खूब सारे नष्ट हो रहे हैं और भूमि की जो प्रोडक्शन क्षमता है, उत्पादन क्षमता है वह घटती जा रही है।
तो ऐसी मुख्य रूप से ये कृषि का काम कर रहे हैं। आजकल है वह जनसंख्या बढ़ने के कारण इनकी कृषि स्थानांतरणशील कृषि थोड़ी थोड़ी स्थायी कृषि में बदल रही है, लेकिन फिर भी है वह खाद और सिंचाई का उपयोग इनमें बहुत कम मात्रा में होता है। पुराने तरीकों से ये लोग कृषि कार्य करते हैं। अर्थव्यवस्था के दूसरे भागों में ये लोग हैं वह संग्राहक हैं। संग्राहक जंगली भागों से कंद मूल फल पत्तियों का एकत्रीकरण करते हैं और उसको इकट्ठा करके आसपास के जो शहरी क्षेत्र हैं या ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके अंदर बेच देते हैं। छोटे मोटे हस्तकला के काम, झाड़ू वगैरह बनाना या फिर थोड़े बैट वगैरह बनाना, लोहे के औजार बनाना, इस तरह के कार्य इनके अंदर है वह किए जाते हैं। कुछ लोग दूध वगैरह के भी कार्य करते हैं। लोहार के कार्य इन भागों में किए जाते हैं। गांव-गांव के अंदर लोहार के रूप में है वह भील लोग काफ़ी है वह फेमस प्रसिद्ध है वह पाए जाते हैं। तो ऐसे है वह काफ़ी इनकी अर्थव्यवस्था का स्वरूप विकसित है वह, जो फैलाव रूप है वह देखने को मिलता है। अर्थव्यवस्था में ही बात करते हैं इनके भोजन की। भोजन में ये मांसाहारी भी होते हैं और शाकाहारी भी होते हैं। मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के होते हैं। मुख्य भोजन है वह मुख्य भोजन इनके अंदर मक्का होता है। एक फेमस कहावत है, मक्का खाना मेवाड़ छोड़कर नहीं जाना। मक्का की रबड़ी है, खिचड़ी है, इस तरह की चीज़ें हैं वे ये लोग मुख्य रूप से बनाते हैं। इसके अलावा चावल खाते हैं, चावल का उपभोग करते हैं। चावल को पकाने के बाद में इसको चोखा कहते हैं, चोखा कहा जाता है। तो ऐसे है ये चावल इनकी लोकल लैंग्वेज में चोखा के नाम से है वह जानी जाती है। तो ऐसे रूप है वह इनमें पाए जाते हैं। इसके अलावा अनाजों में जैसे आजकल परिवर्तन आ रहा है, गेहूँ, मूंग, उड़द है वह समय के अनुसार है वह थोड़ा बहुत बड़ा बदलाव इनके अंदर खान पान में आ रहा है। इसके अलावा ये लोग शिकार किए गए, चोरी छिपे आज भी है वह शिकार किए गए जानवरों को भी है वह उपभोग करते हैं। मांस वगैरह भी खाते हैं, बकरियां वगैरह पालते हैं, इस कारण से ये लोग मांसाहारी बोलते हैं। ये लोग महुआ, एक पेड़ आता है उसके बीजों से है वह शराब बनाते हैं। बीजों से घर पर ही शराब बनाते हैं, ये लोग शराब बनाते हैं और महुआ के बीजों से शराब बना करके उसका है वह सेवन करते हैं। तो इस तरह से ये लोग अपना जीवन यापन करते हैं। भोजन के स्वरूप में सभी है वह मांसाहारी और शाकाहारी रूप में ये खाते हैं। नेक्स्ट इनका मुख्य टॉपिक आता है जिनमें इनका आवास में ये है वह घास फूस की झोंपड़ी बनाते हैं। उस झोंपड़ी के लिए पठारी क्षेत्र है, इस कारण से पत्थर आसानी से मिल जाते हैं। पत्थरों को जोड़ करके और दीवार बनाई जाती है और फिर उसको घास फूस से है वह ढक दिया जाता है। यहाँ पर एक आवास प्रसिद्ध है, खपरेल की झोंपड़ी। खपरेल की झोंपड़ी जिस तरह से मान लो ये है वह इसकी झोंपड़ी है, झोंपड़ी का आकार उन्होंने दिया और फिर है वह इसका स्वरूप जिस तरह से ये बांस बांध देते हैं या फिर है वह पेड़ों की शाखाएं है वह बांध देते हैं, फिर इनको खपरेल से ढकते हैं। खपरेल क्या होती है, चिकनी मिट्टी लाते हैं और इसको टाइल्स का आकार देते हैं और टाइल्स का आकार दे करके गड़े की तरह पकाते हैं और फिर इसको यहाँ पर है वह ढक देते हैं। ऐसी खपरेल की छतें हैं वह ये लोग बनाते हैं। तो खपरेल के है वह घर बनाते हैं। अगर बिखरे हुए घर होते हैं, दूर दूर घर होते हैं, अपने अपने खेतों पर बनाए जाते हैं, तो इनके एक झोंपड़ी होती है उसको कू कहते हैं। कू अगर एक झोंपड़ी होती है, कहीं भी छोटी मोटी टेकरी सी दिखाई देती है, ऊंचा स्थान दिखाई देता है, वहाँ पर ये लोग है वह अपना घर बना देते हैं। तो एक अकेली झोंपड़ी उसको कू कहते हैं। और छोटा गांव होता है इसको फाल कहते हैं, छोटे गांव को फाल कहते हैं। और बड़ा गांव होता है इसको पाल कहते हैं।
पाल का जो मुखिया होता है वह गमेती कहलाता है, गमेती कहलाता है। तो ऐसे ये लोग हैं वह निवास करते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े गांव है वह बसे हुए हैं, भीलों के गांव बसे हुए हैं। जैसे नाथरा की पाल एक प्रकार का है, वह भीलों का गांव है। तो ऐसे ही है वह गांव इनके पाए जाते हैं। नेक्स्ट रूप है इनके वस्त्र। ये लोग है वह तंग धोती पहनते हैं, तंग धोती पहनते हैं, कसी हुई धोती पहनते हैं, तंग धोती इसको है वह ये लोग ठेपाड़ा कहते हैं, धोती को ठेपाड़ा कहते हैं, ठेपाड़ा कहा जाता है। इसके अलावा बर्डी पहनी जाती है, बर्डी इनका स्वरूप है, ये पुरुष लोग पहनते हैं। और कानों के अंदर कान में मुर्कियाँ पहनते हैं, पुरुष लोग होते हैं कान में मुर्कियाँ पहनते हैं। ये सोना या फिर तांबे की सहायता से है वह बनाई गई मुर्कियाँ पहनते हैं। महिलाएं घाघरी पहनती हैं, ओढ़नी पहनती हैं, कांचड़ी पहनती हैं। मुख्यतः इनमें काले रंग की तारा भात की ओढ़नी है वह सबसे ज़्यादा प्रचलन में होती है। और इसके अलावा चांदी है, सिल्वर है या फिर निकिल है, एल्यूमिनियम है, इनके है वह गहने है वह पहनते हैं। बनाए हुए जस्ता है, तांबा है, पीतल है, इनके बने हुए गहने हैं वह पहने जाते हैं। तो ऐसी है वह इनकी वेशभूषा है। आजकल है वह समय के बदलाव के साथ, सभ्यता के डेवलपमेंट के साथ में इनकी वेशभूषा में है वह बड़ा बदलाव आया है, बड़ा बदलाव आ रहा है। बात करते हैं इनके कौन कौन से उपकरण और औजार काम में लेते हैं। उपकरण और औजार, इनके उपकरणों में मुख्यतः होते हैं वह तीर और धनुष, ज़्यादातर है वह मिल जाता है, तीर धनुष है वह मिलता है। इसमें है वह 2 प्रकार के तीर काम में लेते हैं। ये तीर काम में लेते हैं, एक हरियोग तीर काम में लेते हैं और दूसरा तीर है वह रोबदो काम में लेते हैं, रोबदो काम में लेते हैं। 2 प्रकार के तीर होते हैं, एक हरियो तीर होता है और एक रोबदो। रोबदो तीर होता है वह थोड़ा सा खतरनाक होता है, उसको जहर में डुबो करके रखते हैं, इस तरह से वे यूज में लेते हैं। तो ऐसे है वह 2 प्रकार के ये तीर है वह काम में लेते हैं। और इसके अलावा चाकू, छुरी, भाला, इस तरह के भी हथियार है वह ये लोग काम में लेते हैं। तो ऐसे है वह इनके उपकरण और औजार होते हैं जिनको ये लोग काम में लेते हैं। नेक्स्ट रूप अगर देखा जाए तो ये लोग हैं वह इनकी समाज के अंदर इनका पितृसत्तात्मक समाज होता है, पितृसत्तात्मक समाज होता है जिसमें पिता है वह प्रधान होता है। पितृसत्तात्मक समाज होता है जिसमें पिता प्रधान होता है। वह पिता ही है वह गांव के है, वह जो भी है वह उनके कुल वगैरह समाज के अंदर जो निर्णय है वह परिवार के निर्णय लेने का कार्य है वह पिता पर ही है वह डिपेंड करता है। वह सामाजिक समारोहों की अध्यक्षता करता है और पारिवारिक निर्णय है वह लेने का कार्य करता है। ये कई कुलों में बटे हुए हैं, कई वर्गों के में बटे हुए हैं और हर कुल का एक अलग चिन्ह होता है। उस चिन्ह के अनुसार है ये लोग है वह बटे हुए, अलग अलग कुलों के अंदर है वर्गों में बटे हुए होते हैं, एक दूसरे में शादियां वगैरह करते हैं। इनमें खास बात ये होती है कि हर भील की एक पत्नी होती है, चाहे वह शादी करके लाई हुई हो या फिर भगा करके लाई हुई हो या खरीद करके लाई हुई हो, किसी भी रूप में लाए हुए हो, लेकिन ज़्यादातर है वह शादीशुदा घर के अंदर एक पत्नी होती है। इनमें बहुपत्नी प्रथा भी प्रचलन में पाई जाती है, एक से अधिक पत्नियां भी है वह रखी जाती हैं। विवाह के अवसर पर वर पक्ष वधू पक्ष को कन्या का मूल्य देता है, जिसको ये लोग कन्या मूल्य को दापा कहते हैं। कन्या का मूल्य दिया जाता है और इस कन्या मूल्य को है वह ये लोग दापा कहते हैं, दापा कहा जाता है।
तो ये एक इनके अंदर कुछ अलग ढंग से है वह प्रथा पाई जाती है। ऐसे ही इनके अंदर एक प्रथा होती है जिसको कहते हैं गोल गधेड़ो प्रथा। गोल गधेड़ो प्रथा, गोल गधेड़ो प्रथा का मतलब होता है कि इनमें कोई समाज में अगर कोई वीर पुरुष होता है तो उसको युवती चुनने का अधिकार होता है। इसमें सभी गांव वाले उसका समर्थन करते हैं, उसके साथ में उसकी शादी कर देते हैं। इसको गोल गधेड़ो प्रथा के नाम से जाना जाता है। तो ऐसी प्रथाएं भी है वह यहाँ पर है वह देखने को मिलती है। इनमें बहुत सारे प्रकार के मेले उत्सव वगैरह है वह बनाए जाते हैं। जिस तरह से हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म के अनुसार है वह इनके त्योहार वगैरह है वह प्रचलन में होते हैं। यहाँ पर राजस्थान में जो माही नदी है, माही नदी इस साइड से एमपी से गुजरात में आती है, और सोम नदी उदयपुर से आती है, जाखम नदी प्रतापगढ़ से आती है। माही, सोम, जाखम, इन तीनों नदियों के संगम पर यहाँ पर डूंगरपुर में वेणेश्वर नामक स्थान है, वेणेश्वर नामक स्थान है जहाँ पर इनका सबसे बड़ा मेला लगता है। यहाँ पर भीलों का सबसे बड़ा है वह मेले का आयोजन किया जाता है। इसमें घूमर है, गैर है, इस प्रकार के नृत्य है वह किए जाते हैं। ये भीलों के प्रमुख नृत्य होते हैं। ये आग लगा करके और उसके चारों ओर है वह नृत्य करते हैं। तो इस प्रकार के नृत्य है वह यहाँ पर है वह किए जाते हैं, नृत्य और उत्सव मनाते हैं। हिंदू देवी देवताओं के अनुसार होली, दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन वगैरह जैसे त्यौहार है वह सामान्य रूप से इनके अंदर मनाए जाते हैं। तो ऐसे यह जनजाति है वह काफ़ी रूप में है वह यहाँ पर फैली हुई है। इनमें एक शब्द होता है जिसको फायरे फायरे कहते हैं, फायरे फायरे, फायरे फायरे। ये इनका रणघोष होता है, रणघोष होता है। ये रणघोष है, ये लोग ढोल बजा कर के करते हैं। जब भी है वह इनके ऊपर कोई संकट का सामना आता है तो ये है वह गांव के अंदर ढोल बजाते हैं और ढोल बजा करके एक रणघोष करते हैं, फायरे फायरे का रणघोष करते हैं, जिसकी वजह से कहीं भी कोई अजनबी दिखाई देता है तो उसके ऊपर आक्रमण कर देते हैं। तो ऐसे है वह इनमें एकता है वह काफ़ी देखने को मिलती है। ये वीर योद्धा होते हैं, साहसी और वीर योद्धा होते हैं। महाराणा प्रताप और अकबर के साथ में जब लड़ाई हुई तो भीलों ने है वह महाराणा प्रताप का काफ़ी सहयोग किया था। जंगलों के अंदर से अकबर की सेना को आने से है वह रोक दिया था और काफ़ी है वह उनकी सेना में अग्रणी है वह भाग में ये लोग है वह रहते थे। और जैसे ही है वह चित्तौड़ पर अकबर का है वह शासन हुआ तो चित्तौड़ से है वह ये लोग है वह आ गए थे और इन्होंने कहा कि कभी भी हम अपने मकान बना करके नहीं रहेंगे। ऐसे है वह गाडोलिया लुहारों के रूप में काफ़ी समय तक उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। ये साहसी भी होते हैं, देश प्रेमी होते हैं, मातृभूमि से है वह जुड़े हुए होते हैं। इस प्रकार से यह जनजाति का स्वरूप है वह देखने को पाया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वर्तमान स्थिति, आधुनिक सभ्यता से है वह इनका संपर्क। आधुनिक सभ्यता से संपर्क, सभ्यता से संपर्क, संपर्क वर्तमान समय में है। नेक्स्ट टॉपिक, आधुनिक सभ्यता से है वह संपर्क। वर्तमान समय में भारत सरकार ने इन भागों में टाडा माडा कानून, जनजातीय कानून लेकर के आई और उसके तहत इनको आरक्षण सुविधाएं है वह मिलने लग गई हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को है वह सरकारी सेवाओं में आरक्षण के द्वारा है वह नौकरी मिली है और ये लोग है वह शहरों की ओर भी है वह गति करने लग गए हैं। इस कारण से है वह इनकी अर्थव्यवस्था बाजारी अर्थव्यवस्था के अकॉर्डिंग है वह डेवलपमेंट हो रही है। तो वर्तमान समय में इनकी जीवन व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन आए हैं। वो शहरी क्षेत्रों के नज़दीक आने लग गए हैं, अभी आजकल उच्च शिक्षा के क्षेत्रों में भी है वह जाने लग गए हैं। तो इस प्रकार से ये अपनी है वह टॉपिक कंप्लीट होता है। एक बार फिर मैं थोड़ा सा रिव्यू करता हूँ। भील जनजाति, द्रविड़ शब्द भीलू से इसकी उत्पत्ति हुई, अर्थ होता है इसका तीरंदाज।
इसके जो प्रमाण है वे देखने को मिलते हैं। रामायण काल में सबरी थी, महाभारत काल के अंदर निषाद राज एकलव्य के रूप है वे देखने को मिलते हैं। महाभारत काल में एकलव्य के रूप मिलते हैं। निषाद राज ने महादेव के बैल नंदी को मार दिया था, इस कारण से उन्होंने उनको पहाड़ी और जंगली भागों में जाने के का है वह श्राप है वह दे दिया था। इनके निवास क्षेत्र राजस्थान, मध्य प्रदेश, इसके अलावा ये गुजरात का भाग और ये है वह महाराष्ट्र के भागों के अंदर ये लोग रहते हैं। वातावरण उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु के प्रदेश हैं। मानसूनी जलवायु के प्रदेश, उच्च वर्षा, उच्च तापमान, घने जंगल और बीहड़ भूमि है वह यहाँ पर पाई जाती है। उबड़ खाबड़ क्षेत्र मिलते हैं। शारीरिक लक्षण गहरा काला रंग, रूखे बाल, मोटे बाल और आंखें लाल और धसी हुई, और इसके अलावा मध्यम कद, सुडौल शरीर, ऐसी है वह इनके शारीरिक लक्षण पाए जाते हैं। अर्थव्यवस्था कृषि करते हैं, स्थानांतरणशील कृषि करते हैं। ये दो प्रकार की होती है। पहाड़ी भागों में इसको चिमाता कहते हैं, मैदानी भागों में इसको दजिया कहते हैं। ये संग्राहक होते हैं, कंद मूल फल इकट्ठे करके और इसे एकत्रण करने का कार्य करते हैं। भोजन मांसाहारी शाकाहारी दोनों होते हैं। मुख्य भोजन मक्का चावल है, चावल को ये लोग चोखा कहते हैं, और इसके अलावा आजकल है वह गेहूं है, मूंग मोट है, ये भी लोग है वह यूज में लेने लग गए हैं। महुआ एक पेड़ होता है, उसके बीजों से ये लोग शराब बनाते हैं, वो पीने का कार्य करते हैं। और इसके अलावा आवास हैं, इनके आवास है वह खपरेल की झोपड़ी बनाते हैं। खपरेल की बांस और शाखाओं को जोड़ करके और खपरेल से ढकते हैं। खपरेल है वह टाइल्स का रूप होता है, जो मिट्टी के बर्तन की तरह से चीका मिट्टी से है वह बनाते हैं। इसको पकाते हैं, पकाने के बाद में इसको ढकने के काम में लेते हैं। ये खपरेल के घर है वह बनाते हैं। छोटी झोंपड़ी होती है, उसको कू कहते हैं। 10-20 घरों का गांव होता है, उसको फाल कहते हैं। और 100-200 घरों का घर होता है, गांव होता है, इसको पाल के नाम से है वह जाना जाता है। पाल का जो मुखिया होता है वह गमेती कहलाता है। उपकरण और औजार तीर, धनुष, भाला, बर्छा वगैरह का है वह यूज करते हैं। तीर दो प्रकार के होते हैं, हरियो और रोबदो, दो प्रकार के होते हैं। इनके जो वस्त्रों में है वह मुख्य रूप से तंग धोती पहनते हैं, जिसको ये लोग ठेपाड़ा कहते हैं। बर्डी पहनते हैं, सिर पर है वह रुमाल बांधते हैं, और इसको है ये लोग पोत्या भी कहते हैं, पोत्या कहते हैं। और कानों में मुर्कियाँ पहनते हैं, पैरों में जूतियाँ पहनते हैं। महिलाएं घाघरा और लुगड़ी पहनती हैं। मुख्य रूप से काले रंग की ताराभात की ओढ़नी इनके अंदर पहनी जाती है। और समाज पितृसत्तात्मक इनका समाज है। वर पक्ष द्वारा वधू पक्ष को दिया जाने वाला कन्या का मूल्य दापा कहलाता है। गोल गधेड़ों प्रथा होती है। गोल गधेड़ों प्रथा जिसमें वीर और साहसी पुरुष होता है, उसको युवती चुनने का अधिकार होता है। यहाँ पर बहुत सारे है वह मेले पाए जाते हैं। उसमें वेणेश्वर मेला डूंगरपुर में, माही, सोम और जाखम नदियों के संगम पर इनका सबसे बड़ा मेला लगता है। घूमर गैर नृत्य है वह यो काम में लिए जाते हैं। और इसके अलावा रणघोष होता है, इसको फायरे कहते हैं। और जो मार्गदर्शक होता है, मार्गदर्शक मार्ग दिखाने वाला, उसको ये लोग बोलावा कहते हैं, बोलावा। तो आपको जुड़े होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग है वह इन जनजातियों के बारे में है वह जो इनके शब्द हैं, मूल शब्द जिनको ये लोग काम में लेते हैं, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। धन्यवाद।